आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है कार्बो एनिमैलिस यानी एनिमल चारकोल। हमारे पास जो स्रोत है वो किसी होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका का एक अंश लगता है जिसमें लक्षणों की एक लंबी लिस्ट दी गई है। जी, और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि मतलब जानकारी के छोटे-छोटे बिखरे हुए टुकड़े हैं। सिरदर्द से लेकर कमज़ोर टखनों तक सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन लक्षणों को पढ़ना नहीं है बल्कि इनके पीछे छिपी हुई जो एक कहानी है उसको समझना है। ये स्रोत असल में एक ऐसी स्थिति की तस्वीर बनाता है जहां शरीर की कह सकते हैं बैटरी पूरी तरह से खत्म हो रही है, हम्म, एक तरह का अंदरूनी बिखराव। तो चलिए इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का, क्योंकि जब हम इन लक्षणों को अलग-अलग देखते हैं, तो वो अजीब लग सकते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत ही गहरा और गंभीर पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये एक तरह से मतलब एक प्रणालीगत पतन है। तो इस पतन की कहानी ये कहाँ से शुरू होती है? स्रोत में सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है सिरदर्द का जिक्र। और ये कोई आम सिरदर्द नहीं है। इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो तो डरावनी है, जैसे सिर में बवंडर हो या जैसे सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। हाँ, ये भाषा ही सब कुछ बता देती है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये बिखरने का, अपनी अखंडता खोने का एहसास है। मरीज को ऐसा लगता है कि उसे अपना सिर पकड़कर रखना पड़ेगा, वरना वो सच में बिखर जाएगा। और श्रुत ये भी कहता है कि मरीज को रात में उठकर बैठना पड़ता है। ये इस एहसास की तीव्रता को दिखाता है। तो ये सिर दर्द ही हमें उस मुख्य थीम की ओर पहला इशारा देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बिखराव। लेकिन ये बिखराव सिर्फ एक एहसास तक ही सीमित नहीं है, ये शारीरिक स्तर पर भी दिखता है ना। बिल्कुल। स्रोत में बुजुर्गों और वेनस प्लीथोरा का जिक्र है। ये वेनस प्लीथोरा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर के अंदर का ट्रैफिक जाम हो गया। वेनस प्लीथोरा का मतलब है कि नसों में खून ठीक से बह नहीं रहा है, वो एक जगह जमा हो रहा है, वो धीरे चल रहा है। शरीर का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम सुस्त पड़ गया है। ये शरीर के अंदरूनी प्लम्बिंग सिस्टम के जाम होने जैसा है, जहां सब कुछ रुक गया है। अच्छा, और इसी वजह से स्रोत में लिखा है कि गाल और होंठ नीले पड़ जाते हैं, जिसे साइनोसिस कहते हैं। बिल्कुल। जब खून ठीक से नहीं बहेगा और उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो शरीर नीला पड़ने लगता है। और आगे लिखा है कि शरीर की गर्मी भी न्यूनतम स्तर तक गिर जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर जल रही आग धीरे धीरे बुझ रही हो। जीवन की जो गर्मी होती है वो खत्म हो रही है। तो हमारे पास एक ऐसी तस्वीर है जहां सिर बिखर रहा है, खून का बहाव रुक गया है और शरीर ठंडा पड़ रहा है। ये तो जीवन शक्ति के खत्म होने का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। यही इस दवा की आत्मा है, जीवन शक्ति का पतन। और ये पतन सिर्फ सर्कुलेशन में ही नहीं दिखता। स्रोत हमें बताता है कि इसका असर शरीर की ग्रंथियों मतलब ग्लैंड्स पर भी बहुत गहरा होता है। गर्दन, बगल, जांघों और स्तनों की ग्रंथियां पत्थर की तरह कठोर, सूजी हुई और दर्दनाक हो जाती हैं। और दर्द भी बड़ा अजीब है, चुभने वाला, काटने वाला और जलन वाला। ये शब्द बताते हैं कि ग्रंथियां सिर्फ सूज नहीं गई हैं, बल्कि उनके अंदर कुछ आक्रामक चल रहा है। हाँ, और मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। स्रोत में एक बहुत ही चिंताजनक लाइन है, मामूली मवाद वाले फोड़े भी जहरीले या घातक स्थितियों में बदल जाते हैं। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता ही खत्म हो गई है। एक छोटा सा फोड़ा जिसे शरीर को चुटकियों में ठीक कर देना चाहिए, वो एक जानलेवा संक्रमण बन जाता है। सही पकड़ा। शरीर की प्रतिक्रिया करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। वो संक्रमण से लड़ नहीं पा रहा। एक स्वस्थ शरीर छोटी मोटी लड़ाइयां खुद ही जीत लेता है, लेकिन यहां तो शरीर ने जैसे हथियार ही डाल दिए हैं। ये उसी बुझती हुई आग का एक और सबूत है। और ये कमजोरी सिर्फ बीमारियों से लड़ने में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी दिखती है। स्रोत में लिखा है, थोड़ा सा भी वजन उठाने से आसानी से तनाव आ जाता है। और इससे भी अजीब बात, चलते समय टखने मुड़ जाते हैं। सोचिए जरा, चलते चलते टखना मुड़ जाना, ये सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी नहीं है। ये दिखाता है कि जो लिगामेंट्स जोड़ों को पकड़कर रखते हैं वो ढीले पड़ गए हैं। शरीर का ढांचा ही कमजोर हो गया है। वो खुद का वजन ही नहीं संभाल पा रहा। तो पहले हमने ऊर्जा के पतन की बात की, ठंडे शरीर और रुके हुए खून के साथ। और अब हम संरचनात्मक पतन देख रहे हैं,
जहां सिर बिखरने का एहसास हो रहा है और जोड़ों का ढांचा कमजोर पड़ गया है। ये तो वाकई में एक पूरी तरह से ढहने वाली स्थिति है। बिल्कुल, ऊर्जा और संरचना दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं। शरीर अपनी अखंडता खो रहा है और ये अजीब लक्षणों में भी दिखता है। जैसे स्रोत कहता है, मरीज को खुली, सूखी, ठंडी हवा से नफरत है। आमतौर पर लोग ताजी हवा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद इसलिए क्योंकि शरीर के अंदर की आग पहले ही बुझ रही है और ठंडी हवा उस बची खुची गर्मी को भी छीन लेती है। यही बात है, शरीर बाहरी दुनिया के मामूली से बदलाव को भी नहीं झेल पा रहा। और ये अत्यधिक थकावट एक और बहुत ही अजीब लक्षण में दिखती है, जिसका ताल्लुक मासिक धर्म से है। स्रोत की ये लाइन तो बहुत ही अजीब है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद इतनी कमजोरी कि मुश्किल से बोल पाती है। बोलने में भी मुश्किल, ये तो जबरदस्त थकावट है। और इसमें एक और अजीब बात लिखी है कि स्राव सिर्फ सुबह के समय होता है। ये इतना विशिष्ट कैसे हो सकता है? ये बहुत ही अनोखा लक्षण है और इस दवा की पहचान है। ऐसा लगता है जैसे शरीर के पास पूरे दिन स्राव जारी रखने की भी ऊर्जा नहीं है। वो बस सुबह थोड़ी देर के लिए काम कर पाता है और फिर पूरी तरह से थक जाता है। स्रोत आगे ये भी कहता है कि सिर्फ मासिक धर्म ही नहीं, बल्कि ल्यूकोरिया या दस्त जैसा कोई भी स्राव शरीर को पूरी तरह से निचोड़ लेता है। मतलब शरीर कुछ भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बिखराव सिर्फ शारीरिक नहीं है, एक लक्षण सुनने की क्षमता से भी जुड़ा है। सुनने में भ्रम, ये नहीं बता सकते कि आवाज किस दिशा से आ रही है। ये तो एक न्यूरोलॉजिकल समस्या लगती है। हाँ, ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। ये अब सिर्फ मांसपेशियों और ग्रंथियों तक सीमित नहीं रही, दिमाग भी प्रभावित हो रहा है। वो आवाज के स्रोत का पता नहीं लगा पा रहा है। ये फिर से समन्वय की कमी और अंदरूनी बिखराव का संकेत है। शरीर और दिमाग का तालमेल बिगड़ गया है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए स्रोत में कुछ दवाओं से इसकी तुलना भी की गई है। कार्बोवेज का नाम आता है, जो दिलचस्प है क्योंकि दोनों कार्बो हैं। दोनों में ही जीवन शक्ति की कमी होती है। तो फिर इनमें फर्क क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। दोनों दवाएं पतन की स्थिति को दर्शाती हैं, लेकिन फर्क है। इसे ऐसे समझिए, कार्बोवेज यानी कार्बोवेज उस मरीज के लिए है जो अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से गुजरा है और पूरी तरह ढह गया है। जैसे एक अचानक हुआ पावर कट, उसे तुरंत जंप स्टार्ट की जरूरत होती है। अच्छा। वहीं कार्बो एनिमैलिस की स्थिति ज्यादा पुरानी और गहरी है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे कोई बैटरी धीरे धीरे सालों से सड़ रही हो और अब वो चार्ज पकड़ ही नहीं सकती। वाह, ये तो बहुत ही साफ तस्वीर बनाता है। कार्बो एनिमैलिस में सड़न और बिखराव ज्यादा गहरा है। शायद इसीलिए इसमें ग्रंथियों का पत्थर जैसा कठोर हो जाना इतना प्रमुख लक्षण होता है, जो कार्बोवेज में उतना नहीं होता। बिल्कुल, कार्बो एनिमैलिस में शारीरिक ढांचे का क्षय ज्यादा होता है और स्रोत में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दवा कैल्केरिया फॉस बताई गई है, जो हड्डियों और पोषण से जुड़ी दवा है। यह भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ एक गहरे संरचनात्मक सहारे की जरूरत है। स्रोत में एक और बहुत ही व्यवहारिक जानकारी दी गई है। कार्बो एनिमैलिस अक्सर खराब मछली और सड़ी हुई सब्जियों के बुरे प्रभावों के बाद उपयोगी होता है। ये तो फूड पॉइजनिंग जैसा लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि ये दवा सिर्फ पुरानी धीमी बीमारियों के लिए ही नहीं है। यह उन स्थितियों में भी काम आ सकती है जहां शरीर किसी बाहरी जहरीली चीज के प्रति बहुत बुरी तरह से प्रतिक्रिया करता है और पाचन तंत्र पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। फिर से वही थीम, शरीर बाहरी हमले को झेल नहीं पाता। हाँ, और अंत में वो चीजें जो लक्षणों को बढ़ाती हैं, इनमें भी कुछ बहुत ही अजीब बातें हैं। आधी रात के बाद तकलीफ बढ़ना तो कई दवाओं में मिलता है, लेकिन शेविंग के बाद तकलीफ बढ़ना, ये तो मैंने पहली बार सुना है। ये एक बहुत ही अनोखा और विशिष्ट लक्षण है। ये त्वचा की अत्यधिक संवेदनशीलता को दिखाता है। एक मामूली सी क्रिया जैसे शेविंग भी शरीर में एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देती है। शरीर इतना नाजुक हो चुका है कि वो जरा सा स्पर्श या घर्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर छोटी चीज उसे और तोड़ देती है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें, तो कार्बो एनिमैलिस की तस्वीर किसी सामान्य कमजोरी की नहीं है। ये गहरे प्रणालीगत पतन की कहानी है। एक ऐसी स्थिति जहां शरीर की अंदरूनी आग बुझ रही है, उसका खून का बहाव रुक गया है, उसका ढांचा कमजोर पड़ गया है और उसकी ग्रंथियां कठोर हो गई हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। सब कुछ धीमा, ठंडा, नीला और कमजोर है
और इसके लक्षण बहुत ही अनोखे हैं जो इस कहानी को और पुख्ता करते हैं। चाहे वो सिर फटने जैसा दर्द हो, चलते हुए टखनों का मुड़ जाना हो, आवाज की दिशा ना समझ पाना हो या फिर शेविंग के बाद तकलीफ का बढ़ जाना हो। ये शरीर के उस बिंदु पर पहुंच जाने जैसा है जहां वो खुद को एक इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऊर्जा और संरचना दोनों ही उसे धोखा दे रहे हैं। बहुत अच्छे से समझाया। ये सिर्फ ऊर्जा की कमी नहीं है, ये शरीर के अपने आप को एक साथ बनाए रखने की क्षमता में कमी है। और यही वजह है कि मरीज को अपना सर पकड़कर बैठना पड़ता है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है, शरीर और मन दोनों को बिखरने से बचाने की एक हताश कोशिश। हमारी आज की बातचीत से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। श्रोता हमें बताता है कि ये दवा एनिमल चारकोल से बनती है, यानी जानवरों की हड्डियों को जलाने के बाद बची हुई राख या कोयले से। ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक जली हुई, मृत और निष्क्रिय चीज और शरीर की इस गहरी जीवन शक्ति को खत्म कर देने वाली स्थिति के बीच क्या संबंध हो सकता है। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है। ऐसा लगता है जैसे पदार्थ की अंतिम अवस्था यानी राख शरीर की भी वैसी ही अंतिम अवस्था जैसी स्थिति का वर्णन कर रही है। कैसे एक चीज जो जीवन के जल जाने के बाद बचती है, वो शरीर के अंदर जीवन की आग के बुझ जाने के लक्षणों को दर्शाती है। ये हमें पदार्थ, ऊर्जा और जीवन के बारे में एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है।